हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम लोग लास्ट वाले क्लास तक में प्लेट लोड टेस्ट के बारे में सारा डिस्कशन कर लिए थे। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे कि हम लोगों का प्लेट लोड टेस्ट से हम लोग क्या निकालते हैं। तो हम लोग सेटलमेंट निकालते हैं, सेटलमेंट प्लेट का निकलेगा तो उसको हम लोग किस तरीके से जो फाउंडेशन का निकालना होगा तो वो किस तरीके से निकालेंगे। अब दूसरा टेस्ट आता है आपका जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। बेसिकली हम लोग दो तरीके के टेस्ट पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में। एक पढ़ रहे हैं जो बियरिंग को प्रेशर के हिसाब से निकालता है, और प्रेशर जो है वो प्लेट के थ्रू लगाया जाएगा। ऑब्वियसली कोई सॉइल है तो उसमें पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आप लोड लगाएंगे तो वो प्रेशर बना करके उस तरीके से आपको मिला वैल्यू, वो मिला प्लेट लोड टेस्ट से बियरिंग कैपेसिटी निकालने का। अब बियरिंग कैपेसिटी में भी आप देखे थे कि एक आपका एन वैल्यू था जो कि एन सी, एन क्यू और एन गामा था। हम लोग बोले कि ये फाई के ऊपर डिपेंड करता है। ये कौन से वो वैल्यूज़ हैं? ये आपके पेनिट्रेशन वैल्यूज़ हैं। ये सॉइल का टाइप बताते हैं, पहला चीज़। दूसरा कि ये स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में जो हम लोग स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एन, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर। उसको डिनोट किया जाता है एन से। अब इस एन के बारे में आपको ध्यान होगा कि हम स्टार्टिंग में जब आपको जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर पढ़ा रहे थे तो हम आपको वहाँ एक थ्योरी था आपका जिसको हम बोले थे इग्नोर करने के लिए। वो था आपका जब जनरल शेयर फेलियर पढ़ा रहे थे तो हम आपको वहाँ पे बताए थे कि जिसमें लार्ज एन होता है, वो जिसमें हाई रिलेटिव डेंसिटी होता है, जिसमें 536 डिग्री से ज़्यादा होता है, वो सारे आपको क्या होते हैं, उस जिस सॉइल का प्रॉपर्टीज़ ये सारा होता है उसमें जनरल शेयर फेलियर होता है। तो ये चीज़ जो इग्नोर करवाए थे ना, ये वो चीज़ है। एन जो है वो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर है। अब ये एसपीटी नंबर जो है ये कैसे हम लोग निकाले, एसपीटी टेस्ट किए, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। अब जिसका एन ग्रेटर देन 30 होगा वो जनरल शेयर फेलियर उस टाइप के सॉइल में होगा। जिस सॉइल का एन हम लोगों का लेस देन 5 होगा, लो होगा मतलब, तो ये इस तरह का सॉइल जिसका एन एसपीटी वैल्यू जो है, जो आज आप टेस्ट पढ़िएगा उसका जो एसपीटी नंबर निकल करके आएगा, वो जिस सॉइल का 5 से लेस होगा उस सॉइल में लोकल शेयर फेलियर होने के चांसेस होंगे। कैसे डिफाइन होगा किस सॉइल में शेयर फेल जनरल शेयर होगा या लोकल शेयर? तो जो थ्योरी पढ़ाए थे वो सारा एज इट इज़, साथ में ये पॉइंट जो उस समय छोड़वा दिए थे कि अभी आप फिलहाल के लिए मत जानिए क्योंकि आप अभी पढ़े नहीं हैं उसके बारे में, तो बहुत एडवांस्ड हो जाएगा। तो ये है वो वाला चीज़। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हम लोगों को जिन जिन जगहों पे यूज़ हो सकता है उसमें से एक जगह ये भी है कि हम लोगों को सॉइल के बारे में पता चल जाएगा कि हम लोगों का आपका जनरल शेयर फेलियर होगा कि लोकल शेयर फेलियर होगा। ये चीज़ें हम लोग उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये सारे वही पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं कि हम लोग एसपीटी टेस्ट जो कर रहे हैं, एक तो ये आपका पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। ये अभी क्या था, प्रेशर टेस्ट था। एसपीटी वाला सॉरी प्लेट लोड टेस्ट वाला प्रेशर टेस्ट था। ये वाला क्या है, पेनिट्रेशन टेस्ट है। पेनिट्रेशन टेस्ट है इसका मतलब क्या है कि ये आपका एक सॉइल है। अब ये सॉइल अगर आपका कोहेसिव नेचर का होता था तो हम लोग इसका कोई भी प्रॉपर्टी निकालने के लिए क्या करते थे, डायरेक्टली सॉइल को यहाँ से यहाँ तक अब उठा के लेके गए एज इट इज़, चाहे उसको हम लोग जिस भी मेथड से हम लोग पढ़े वो हम लोग उठा करके हम लोग उसको लैब में ले जाके टेस्ट करके हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ निकाल सकते हैं। ये प्रॉब्लम आएगा जब आपका सॉइल होगा कोहेजनलेस। आप कोहेजनलेस आएगा तो अब आप सॉइल को उठा करके, जैसे बालू को एज इट इज़ यहाँ से उठा करके अनडिस्टर्ब सैंपल लेके नहीं जा सकते। अब जब अनडिस्टर्ब सैंपल लेके नहीं जा सकते हैं तो अगर आपको फॉर एग्जांपल रिलेटिव डेंसिटी पता करना है, अगर आपको पता करना है कि आप बहुत बार ऐसा पढ़ते हैं कि ये आपका अर्थ है, इसमें आपका लेयर्स बाय लेयर्स है और यहाँ पे आपको हार्ड स्ट्रेटम इस तरीके से दिखाया हुआ रहता है, तो क्या इस अर्थ के नीचे अगर 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर नीचे अगर हार्ड स्ट्रेटम है तो क्या हम लोग जा करके वहाँ पे थोड़ी देखते हैं कि ये हार्ड स्ट्रेटम है? हार्ड स्ट्रेटम का मतलब कि सॉइल कुछ ज़्यादा ही आपका टफ है वहाँ पे, अब इसके आगे पेनिट्रेशन आपका मुश्किल हो रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं हार्ड सरफेस। और ये ऑब्वियसली इतना एक्सकेवेशन करके आप जाके थोड़ी देखेंगे, आप मैनुअली थोड़ी पता करेंगे, आप कोई टेस्ट करेंगे। वो टेस्ट जो है वो यही स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, इसी को यूज़ करके ये भी बताया जाता है कि जैसे आप एक पेनिट्रेशन नंबर आप निकालने वाले इस टेस्ट से, आप यहाँ पे पेनिट्रेशन नंबर निकाले ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे पेनिट्रेशन नंबर निकाले कम आ रहा है थोड़ा, फिर यहाँ पे निकाले और कम आ रहा है, और उसके बाद आपको एक जगह ऐसा आया जिस पे पेनिट्रेशन नंबर आपको सबसे कम आ रहा है और उससे कम किसी जगह पे नहीं आ रहा है, सब जगह पे कांस्टेंट आ रहा है उसके बाद।
इनफैक्ट उसके बाद आप जा ही नहीं पा रहे हैं पेनिट्रेशन करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला सॉइल हार्ड स्ट्रेटम है। अगर पेनिट्रेशन नंबर पूछा जाएगा तो पेनिट्रेशन नंबर आप बता देंगे। तो वो कहाँ से बताएंगे? वो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से बताएंगे। ठीक है। एक आप इसका यूज़ क्या है कि आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। किसका? कोहेजनलेस सॉइल का। क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी तो हम क्ले का भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हम लोगों को पता है, ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो ये वॉइड वाला, ये जो आपको वॉइड से रिलेटेड जो आपका ये फॉर्मूला था रिलेटिव डेंसिटी का, तो ये तब ना वैलिड वैलिड होगा जब आप एक अनडिस्टर्ब सैंपल लेके आएंगे। पता रहेगा कि उसमें कितना वॉइड एक्चुअली साइट पे है और कितना वॉइड आप जो लेके आए हैं वो अनडिस्टर्ब सैंपल है, तभी तो वो एक्चुअल साइट कंडीशन बता रहा है। अब वो चीज़ कोहेजनलेस सॉइल में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो वो रिलेटिव डेंसिटी हम लोग कोहेजनलेस सॉइल का स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की मदद से पता करते हैं। फाई का वैल्यू, जो एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस है, ये फाई का वैल्यू भी एसपीटी टेस्ट से पता चलता है। फाई का वैल्यू पता चलेगा तो ऑब्वियसली बेयरिंग कैपेसिटी वाले फॉर्मूला में आप एन सी, एन क्यू, एन गामा, जो आपके अलग अलग रीजन्स है जिसकी वजह से, कोहेजन की वजह से, ओवरबर्डन की वजह से, और आपका वाटर जो यूनिट वेट ऑफ सॉइल है उसके वजह से जो एसपीटी नंबर में जो चेंजेस आते हैं वो इस फाई के ऊपर डिपेंड करते हैं, और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें एसपीटी टेस्ट से ही निकल के आती हैं। ठीक है। अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल्स, जब आप शेयर स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे यूनिट, तो वहाँ पे आपको पता था कि एक अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है जिसको आप बोलते हैं क्यू यू। ये जो क्यू यू है ये आप निकालते हैं सॉइल का एसपीटी टेस्ट से ही। ठीक है। यूज फॉर फाइंडिंग डेप्थ ऑफ हार्ड स्ट्रेटम ऑफ सॉइल, जो हम आपको बता दिए कि हार्ड स्ट्रेटम का डेप्थ अगर फाइंड आउट करना है तो भी मदद लिया जाता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का। ठीक है। अब इस टेस्ट के नाम में ही इसका आधा जानकारी छुपा हुआ है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन मतलब हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक छोटा सा होल बनाएंगे, क्योंकि जब पेनिट्रेशन करना है तो कोई बहुत बड़ा एक्सकेवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा होल बनाएंगे और उस होल में किसी चीज़ के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कुछ पेनिट्रेशन करवाएंगे। अब जितने मीटर पे, जैसे 1 मीटर पे हम लोग ये लिए, 1 मीटर पे कराए, जितने भी डिज़ायर्ड आपको हाइट पे जिसका वो रिक्वायरमेंट होगा, अगर आपको 1 मीटर पे चाहिए, 2 मीटर पे चाहिए, आप क्या करेंगे, बोर होल बनाएंगे और बोर होल बना करके आप पेनिट्रेशन करवाएंगे। अब वो पेनिट्रेशन होने के कॉरस्पॉन्डिंग आपको पेनिट्रेशन कैसे होगा, कुछ आप एक हथौड़ा लेंगे, हैमर, और उसको आप किसी एक फिक्स चीज़ पे, जैसे मान लीजिए ये एक रॉड आपका इस तरीके से लगा हुआ है, कुछ आपका स्टैंडर्ड एक हाइट होगा जो आपको पता रहेगा कि इतने हाइट से ही हम लोगों का हैमर जो है वो लगातार गिरता रहेगा। तो लगातार गिरता रहने की वजह से, कांस्टेंट एक तरह से आपका इम्पैक्ट पड़ने की वजह से कितना पेनिट्रेशन हो रहा है, और जितना पेनिट्रेशन हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी बार हमको हैमर देना पड़ा था, उस काउंटिंग को हम लोग कहते हैं एन वैल्यू। मतलब जो काउंटिंग आपको देना पड़ा है किसी एक स्टैंडर्ड, इतना मान लीजिए आपको mm जाना है। अब आप यहाँ पे मेजरमेंट के लिए यहाँ पे गाइड लगा के रखे हैं कि आपको इतना अंदर जाना है, उतना अंदर जब तक गया उतने देर में कितनी बार आप लोग हैमर का उस पर इम्पैक्ट दिए हैं, वो वाली चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। वो कॉरस्पॉन्डिंग जो हैमर का ब्लो आता है ना, वो कहलाता है आपका एसपीटी नंबर, कि इतना नंबर ऑफ हैमर्स हमको उसके ऊपर प्रेशर देना पड़ा ताकि मेरा इतने का पेनिट्रेशन होगा। तो कुछ चीज़ें जो बाय डिफ़ॉल्ट याद कर लेनी है हमेशा के लिए, कि हम लोगों का जो पेनिट्रेशन होगा वो होगा आपको 150 के लेयर्स में, 150 के 3 लेयर्स में। 3 लेयर्स का मतलब है कि ये पहला लेयर 150 का जाएगा, फिर दूसरा 150 फिर तीसरा 150 ये सारा कितने का हो जाएगा, 150 का। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम अभी सब बता देते हैं, बाद में फिर थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कि ये जो पहला वाला 150 पेनिट्रेशन है ना, इसको हम लोग कहते हैं सीटिंग वैल्यू। मतलब ये क्या है कि पेनिट्रेशन सॉइल का वहाँ पे क्योंकि एक्सकेवेशन हुआ है बोरहोल का, तो इतना लेयर जो है ना इसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, और इग्नोर करके ये वाला वैल्यू जो है ये इग्नोर होता है। और इसके बाद जो रिमेनिंग 300 जो मिला 150 उतना जाने में जो है स्टैंडर्ड वैल्यू जो है हैमर का लगा, वो वाला हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन में लेंगे। तो मतलब है कि इनिशियल 150 का पेनिट्रेशन
इज इग्नोर्ड। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो 150 mm का 3 लेयर होगा, 3 लेयर का जो रीडिंग लेना है उसमें से पहला जो 150 mm जाने में जितना हैमर लगा है, फॉर एग्जांपल 20 हैमर्स, उसको इग्नोर कर देना है। दूसरा वाले लेयर्स में जाने में लगा है 35 हैमर्स और तीसरे वाले में जाने में लगा है 45 हैमर्स। अब कोई आपको पूछे कि एसपीटी नंबर कितना है, तो आपको कहना है 40 + 30 70 और टोटल ये कितना है 80 mm लगा है आपको, सॉरी 80 आपको हैमर काउंट लगा है कितना mm जाने में, 300 जाने में। तो ये 80 आपका वो वैल्यू है, ये 20 को इग्नोर कर देना है क्योंकि ये क्या है, स्टार्टिंग के जो 150 mm पेनिट्रेशन है उसके जाने में ये कॉरस्पॉन्डिंग आपका ये वाला वैल्यू था। ये जल्दी चला जाएगा थोड़ा सा, बाकी वाला जो जाएगा वो एग्जैक्ट सिचुएशन बताएगा साइट का कि मिट्टी का एग्जैक्ट सिचुएशन कैसा है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट है कि वही ये 2 ही पॉइंट आप फिलहाल अभी याद रखिए कि ये 2 पॉइंट जो ये आपके मेन हैं, जो आपको याद होना चाहिए कि लेयर्स कितने के होंगे, तो 150 150 150 के 3 लेयर्स होंगे। उसके बाद रीडिंग किसका लेना है, तो पहला वाला का जो रीडिंग है उसको इग्नोर कर देना है, बाकी 2 वाले का लेना है। कैसे हम लोग इसको पेनिट्रेशन कराएंगे, तो हैमर की मदद से कराएंगे। हैमर का कुछ अपना स्टैंडर्ड वेट होगा, कितने हाइट से फॉल होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इसलिए याद रखना है, हैमर का जो वेट होगा और हाइट ऑफ फॉल होगा, ये याद रखना है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अभी फिलहाल सेमेस्टर के लिए याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी के हिसाब से याद रखना पड़ेगा। थ्योरी में अगर आएगा कि एसपीटी टेस्ट क्या होता है एक्सप्लेन कीजिए विद प्रॉपर डायग्राम, तो कुछ इस तरीके का रफ स्केच आपको बना देना है और आपको ये हाइट दिखा देना है कि इतने हाइट से हम लोग करेंगे इसको, तो इम्पैक्ट देंगे, इसका स्टैंडर्ड वेट बता देना है। ये पेनिट्रेशन का नीचे का ये 300 का डायग्राम, ऊपर का 150 दिखा देना है। हो सके तो लिख देना है कि दिस एसपीटी वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस 150 mm इज इग्नोर्ड। ठीक है, और रिमेनिंग वाले को हम लोग काउंट में लेते हैं। ये है आपका टोटल स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। इन शॉर्ट करना यही है हम लोगों को। इसको करने के लिए करके क्या मिलता है ये हम आपको बता दिए कि ये 4 चीज़ें हम लोगों को एसपीटी टेस्ट करने से मिलती हैं। और बहुत सारी जगह जो इम्पेरिकल फार्मूलाज हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीज़ों के लिए कुछ इम्पेरिकल फार्मूलाज दिए हैं। उन इम्पेरिकल फार्मूलाज में भी आपको इस एन का कुछ ऐसा बहुत सारा फार्मूला है जिसमें एन का यूज़ होता है। अब एन जो यूज़ होता है तो वो एन का वैल्यू भी हम लोगों को क्योंकि प्रोवाइड करना है, तो वो हम लोगों को इस एसपीटी टेस्ट से मिलता है। ठीक है, तो टोटल 4-5 पॉइंट्स हो गए कि आपको कहाँ पे ये यूज़ होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएगा कि व्हाट इज स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, एक्सप्लेन इट्स प्रोसीजर विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम। इसका मतलब है कि पहले कुछ एसपीटी टेस्ट क्या है उसकी कहानी बताइए, उसके बाद उसका प्रोसीजर बताइए। 6 मार्क्स का भी थ्योरी हो सकता है, 4 मार्क्स का भी थ्योरी हो सकता है, क्योंकि टॉपिक लेंदी है, टॉपिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसीलिए आपको तैयारी रखनी है इतनी कि आप एग्जाम में 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आए तो आप कंप्लीटली लिख सकें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जब आप पास आउट होंगे, अभी तो खैर बहुत अर्ली है, जब पास आउट होंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही एसपीटी टेस्ट प्लेट लोड टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन वाइज, क्योंकि इसमें 2-4 क्वेश्चंस होते हैं और जो हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो इस हिसाब से पढ़िए कि आपको ये हमेशा के लिए समझ में आ जाए। ठीक है, अब जो जो चीज़ हम बोले वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखी हुई मिलेंगी। हम रीडिंग देते हुए जाते हैं और सारी चीज़ें समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का, वो समझिए। एसपीटी इज अ कॉमन इन सिटू मतलब साइट पे जाकर के टेस्टिंग मेथड यूज टू डिटरमाइन द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सब सरफेस सॉइल। जो ऊपर के सॉइल्स होते हैं हम लोगों के, उसका अगर हम लोगों को कोई प्रॉपर्टी जानना है, वो भी कोहेजनलेस सॉइल का अगर प्रॉपर्टी जानना है, तो वो हम लोग साइट पे जा करके वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। ये लैब टेस्ट नहीं है, इन सिटू टेस्ट है। ठीक है, एसपीटी आर कैरिड आउट इन बोरहोल, ये बोरहोल में कैरी आउट किया जाता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, बता दिए हम आपको। द टेस्ट विल मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल स्ट्रेटा टू द पेनिट्रेशन अंडरगॉन। ये जो टेस्ट है ये बेसिकली, जैसे आप पूछेंगे ना कि इस टेस्ट में होता क्या है, हम लोग पानी मिलाते हैं या ओवन में ड्राई करते हैं, कुछ तो करते होंगे ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉइल जो है वो आपका एक रेजिस्टेंस पैदा करता है, जो हम लोग पेनिट्रेशन करवाते हैं बोर होल में,
उससे सॉइल जो रेजिस्टेंस जो सॉइल का होता है वो हम लोगों को पता चलते जाता है। जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन करवाना चाहेंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हम लोगों को सॉइल का मिलेगा। इसका मतलब है कि उस जितना हैमर का ब्लो हम लोग इसके ऊपर हम लोग जो पुट कर रहे हैं, जैसे स्टैंडर्ड आगे का स्टार्टिंग का डेप्थ है तो कम हैमर्स में ही वो ज़्यादा अंदर चला जाता है। आपका जो भी हम लोग जो आप कह सकते हैं रॉड यूज़ करेंगे, अभी हम नाम बताएंगे आपको, उसको बोलते हैं स्प्लिट स्पून सैम्पलर। अभी नाम में नहीं जाना है, वो नाम कुछ और ही है, उसका डायग्राम कुछ और ही है। तो वो जो आपका एक तरह समझिए कि जो रॉड रहेगा जिससे आप पेनिट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, वो रॉड इनिशियल में तो बहुत जल्दी चला जाएगा अंदर, और बाद में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा नीचे के 300 mm में, वो आपके एसपीटी टेस्ट में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है। ए पेनिट्रेशन एम्पिरिकल कोरिलेशन इज डिराइव्ड बिटवीन द सॉइल प्रॉपर्टीज एंड द पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। हम लोग एक क्या करते हैं, एम्पेरिकल कोरिलेशन निकालते हैं। एम्पेरिकल कोरिलेशन मतलब हम लोगों का जो वैल्यू आता है वो एक क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूलाज के उसमें आता है। डायरेक्टली जो हैमर काउंट आता है उसको डायरेक्टली एसपीटी नंबर नहीं कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उस हैमर का कितना ब्लो आया, कितने एमएम पेनिट्रेशन पे, उससे हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप प्लॉट करते हैं। सॉइल का प्रॉपर्टी जो जिसको भी निकाल रहे हैं, जैसे अगर हम लोग निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं, जो भी चीज़ें निकाल रहे हैं उसमें, और पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस में, कि सॉइल में जो पेनिट्रेशन मान लीजिए कि आपका 300 mm जाने के लिए मान लीजिए आपको 60 हैमर का ब्लो लगा, तो ये मेरा कितना हुआ, हैमर नंबर ऑफ हैमर ब्लो है, ये मेरा क्या है, पेनिट्रेशन है। हम इसके बीच का रिलेशन निकालते हैं जो एम्पेरिकल रिलेशन होता है, जो डायरेक्टली हम लोग हैमर काउंट को यूज़ नहीं कर लेते हैं। अब वो उस एम्पेरिकल रिलेशन में हम लोग उसको पुट करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलता है वो कहलाता है हम लोगों का एसपीटी वैल्यू, जो कि एन कहलाता है। फिर उस एन में भी क्या होता है, बहुत बार बहुत सारे एरर्स हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं। दो तरीके के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, एक मिलेगा ओवरबर्डन करेक्शन, एक मिलेगा आपका डायलेटेंसी करेक्शन। ये दोनों करेक्शन याद रखने हैं इस टेस्ट में। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बता रहे थे उसमें आप एक ये भी नोट कर लीजिए कि डायलेटेंसी करेक्शन भी आपको याद रखना है। 2 टाइप्स ऑफ करेक्शन। पहला करेक्शन जो है वो है आपका ओवरबर्डन करेक्शन, क्या होता है सब एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा वाला जो है आपका, ये है आपका डायलेटेंसी करेक्शन। बेसिकली वाटर टेबल से रिलेटेड ये वाला करेक्शन होता है, और ये वाला जो आपका ये वाला सॉयल है इतना इसके ऊपर, और इसके वजह से जो कन्फाइनिंग प्रेशर लगता है उसके वजह से जो आपका ये करेक्शन आता है। ये दो चीज़ें हम लोगों को ये एसपीटी टेस्ट में करेक्शन करवानी पड़ती है। तो जो एन का वैल्यू हम लोग निकालते हैं उस एन को डायरेक्टली फाइनल नहीं बोलते हैं, उसको एन नॉट बोलते हैं। फिर निकालते हैं एन वन, फिर निकालते हैं एन टू। तो एन नॉट हो गया जो एक्चुअल में निकाले, एन वन वो वैल्यू हुआ जो ओवरबर्डन वाला करेक्शन कर दिए उसके बाद आया। फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर डायलेटेंसी करेक्शन लगाते हैं, तो फिर फाइनली जो हम लोगों को N2 मिलता है ये हम लोगों का फाइनल वैल्यू माना जाता है। ये सारी चीज़ें पहले एडवांस में इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि ये सारे वो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस पूरे टेस्ट में इस्तेमाल किए जाएंगे। क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ना शुरू कर रहेंगे अभी, तो आपको ये चीज़ें धीरे धीरे बोरिंग लगती चली जाएंगी, क्योंकि हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। जब धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो जो पेनिट्रेशन हम लोगों का होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, एम्पेरिकल कोरिलेशन निकाल लेते हैं सॉइल प्रॉपर्टीज और पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस के हिसाब से। जिस भी प्रॉपर्टीज में काम होता है उस हिसाब से अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग वैल्यूज़ बताए हैं, आपको एम्पेरिकल रिलेशंस दिए हैं, चार्ट्स दिए हैं, उससे हम लोग ये सारी चीज़ों को निकालते हैं। द टेस्ट इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी, एंगल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल। ये दो जो मेन चीज़ें हैं वो इस वाले टेस्ट से निकलती हैं, जो आपको वाइडली यूज़ होती है। आप एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस निकालेंगे फाई, उसको आप यूज़ करेंगे किसमें, बियरिंग कैपेसिटी वाले फॉर्मूला में। फिर आपको एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस पता रहेगा और आपको एसपीटी वैल्यू पता रहेगा, तो आप बता सकते हैं लोकल शेयर फेलियर हो रहा है कि जनरल शेयर फेलियर हो रहा है। आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं, जो आप क्ले के केस में या क्लेई सॉइल के केस में आप डायरेक्टली निकाल लेते थे, यूनिट नंबर 2 में आप पढ़े हैं। और ये वाले में क्या कहते हैं, आपको कोहेजनलेस वाले सॉइल में ये डिफिकल्ट हो रहा था तो एसपीटी टेस्ट की मदद से निकाल लेते हैं। ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन द अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल। जो हम पहले लिखे हुए थे वही सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बताए हुए थे, यही सारी चीज़ें अब यहाँ पे डिटेल में आपको लिखी हुई है। ठीक है। अब ये टेस्ट करते कैसे हैं, करते कैसे हैं ये तो समझ में आ गया।
ये हम लोगों का एक बेसिक डायग्राम है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ये हम लोगों के करने का तरीका है। हम लोग एक ट्राइपॉड, कहने का मतलब एक स्टैंड है, जिससे हम लोगों को ये पुल्ली में हम लोग ये रस्सी लगा करके एक तरह से हम लोग इसको रखते हैं, ताकि हम हैमर को क्या करें, डिज़ायर्ड हाइट तक पहुंचा करके वापस उसके ऊपर फॉल करवा पाएँ। तो फ्री फॉल होगा उसके लिए पहले हमको इसको खींचना पड़ेगा। तो ये पूरा जो सेटिंग होता है ये इस टेस्ट में इस हैमर को इस वाले एनविल के ऊपर में मारने के लिए होता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को इस वाले टेस्ट में सारे एक एक करके आपको हम मेन जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं वो आपको याद रखने हैं। पहला है स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैम्पलर। मेन ये याद रखिए, स्प्लिट स्पून सैम्पलर। अब ये स्प्लिट स्पून सैम्पलर से वो ऐसा चम्मच वाला डायग्राम जो है उसको दिमाग में मत ले आइएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब आप डायग्राम नहीं देखे होते हैं तो आप सोचते हैं कि कुछ स्पून होगा जो स्प्लिट टाइप का होगा, कुछ इस तरीके से इमेज बन जाता है। स्प्लिट स्पून सैम्पलर आपके सामने ये स्क्रीन पे बना हुआ है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक लोहा का रॉड है जो अंदर से खाली है, जो अब जितना आपको यहाँ पे खाली रहेगा, अगर ये खाली नहीं रहता तो पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस मिलता एज से। अब ये खाली रहेगा तो ये वाले एजेस जो हैं ये इजीली पेनिट्रेट कर पाएंगे। जैसे ऊपर से हैमर पड़ेगा ये अंदर पेनिट्रेट करते चला जाएगा। और ये क्योंकि इसको दो हाफ में हम लोग खोल करके इस तरीके से रख सकते हैं, इसलिए इसका नाम है स्प्लिट। इसको कहते हैं हम लोग स्पून सैम्पलर। सैम्पलर मतलब जो सैंपल लेता है। अगर आपको सॉयल का एग्जैक्टली अंदर आपको सॉयल चाहिए अनडिस्टर्ब वाला, तो आप क्या करेंगे कि स्प्लिट स्पून सैम्पलर से डायरेक्टली जो सॉयल ऑब्टेन होगा बहुत कम अमाउंट में होगा, उसको उसी अकॉर्डिंगली आप टेस्ट वगैरह कर लेंगे। बट मेन जो इसका काम होता है वो होता है पेनिट्रेशन बताना। पेनिट्रेशन कितने हैमर पे हुआ है उसके हिसाब से उसका एसपीटी नंबर बता देना। अब जब स्प्लिट स्पून सैम्पलर है वो ग्राउंड में पेनिट्रेट होगा, पेनिट्रेशन टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो दूसरा क्या आएगा, ड्रॉप हैमर आएगा। ड्रॉप हैमर का स्टैंडर्ड वेट 63.5 kg याद रखिए। ये आज एक तो एग्जाम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब एसपीटी टेस्ट लिखेंगे उसका इंस्ट्रूमेंट लिख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बतानी पड़ेंगी। ठीक है, गाइडिंग रॉड जो आपको जो हैमर जो आपके सैम्पलर के ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली वो एक स्ट्रेट पाथ में, वो बहुत ज़्यादा इधर उधर डेविएट नहीं होना चाहिए, तो उसको गाइड करने के लिए एक सिस्टम बना होगा जो कहलाता है आपका गाइडिंग रॉड। ये वाला जो आपका ये बना हुआ है ये गाइडिंग रॉड है। ये क्या होगा, इसी के डायरेक्शन में ही डायरेक्टली नीचे जाएगा। अदरवाइज फ्री फॉल होने में क्या हो सकता है, ये आपको कभी हो सकता है इधर आकर के इस तरह से लगे, कभी ये आपको इधर आके इस तरह से लगे, कभी आपको सेंटर पे ही आ जाए। एग्जैक्टली जब ये पुल किया जाएगा तो इसको रास्ता डायरेक्शन एक प्रोवाइड किया गया है गाइडिंग रॉड से। ठीक है, ड्रिलिंग रिग बेसिकली ये जिस चीज़ में कनेक्टेड रहता है ऊपर तक, जिसके ऊपर हैमर आकर के लगता है, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं हम लोग ड्रिलिंग रिग। ड्राइविंग हेड एनविल जो सबसे टॉप वाला पोर्शन, अच्छा यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा मे बी, जो आपका ये स्प्लिट स्पून सैम्पलर है ये इस तरीके से कुछ ऐसा नोकीला है नीचे में। अब ये पूरा सिस्टम ये जो आपको ड्राइविंग रॉड के साथ लगा करके यहाँ पे आपको इस तरीके से एनविल बना है, तो ये है ड्राइविंग हेड। ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर हैमर लग रहा है तो ये सीधे अंदर वो दे रहा है, फोर्स दे रहा है। और इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोले ड्रिलिंग रिग, इसको हम लोग बोले स्प्लिट स्पून सैम्पलर। ठीक है, अब आगे किस तरीके से किया जाता है इसको देख लीजिए। एग्जाम में आपको क्या करना है कि या तो वो वाला डायग्राम जो अभी हम आपको डिजिटल ये दिखाए थे एनिमेशन वाला, या तो इसको बना लीजिए, या नहीं तो इससे बेस्ट है कि अगर आप कुछ इस तरीके से बना पाए। एग्जैक्टली ये पर्सन का फिगर नहीं बनाना है, आपको ये सिस्टम दिखाना है ये पुल्ली वाला। इससे क्लियर ये हो जाता है कि आप एग्जैक्टली एग्जामिनर को समझा पाएंगे कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे पेनिट्रेशन बताएंगे 457 mm लिखा हुआ है, आप 450 mm के लिए बताएंगे। 150 150 150 का 3 लेयर बताएंगे। ये बोर्ड होल है आपका, ये आपका हो गया एनविल, ये हो गया आपका ड्रॉप हैमर, ये डोनट हैमर नहीं है इसको ड्रॉप हैमर बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका वो पाइप या गाइड जिसको आप कह सकते हैं गाइड रोड। ये हो गया आपका ड्रिल रॉड जो ये पूरा इसको क्या करेगा, एसएसएस जो स्प्लिट स्पून सैम्पलर है उसको अंदर भिजवाएगा। ग्राउंड सरफेस हो गया। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉल होगा, हथौड़ा जो हम लोग ऊपर से गिराएंगे ये कितने mm पे गिराएंगे, 762 mm, जो कि रफली होता है आपका 30 इंच। तो 30 इंच याद रखना आसान है, तो 30 इंच याद रखिए, उसको फिर आप 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 750 mm याद आ जाएगा। अब एग्जैक्टली क्योंकि 25 mm से नहीं करना है इसीलिए हम आपको रफली बोले 30 इंच। 30 इंच याद रहना आसान होता है। 30 इंच का मतलब कितना है, 1 फीट।
सॉरी 30 इंच का मतलब है 2.5 फीट, तो 2.5 फीट के हाइट से हम लोगों को इसको गिराना है। हैमर का वेट कितना होगा 63.5 kg। हैमर का फॉल कितना होगा 762 mm। 762 mm याद नहीं आए तो एटलीस्ट 30 इंच याद रख लीजिए, ठीक है, काम हो जाएगा। अब बाकी ये आपका जो है ये मैनीला रोप होता है। मैनीला रोप मतलब वो जो लोहे के वायर टाइप का जो आपका रॉड होता है उसको बोलते हैं मैनीला रोप। तो ये मैनीला रोप है। ऑब्वियसली आपका जो कोकोनट वाला जो आपका रस्सी होता है वो नहीं होगा, क्योंकि वो तो टूट जाएगा हैमर के उससे, और दूसरा की पुली में आपको बार बार यूज़ होने की वजह से। तो मैनीला रोप जो है वही जो आपका लोहा टाइप का तार होता है वो यूज़ किया जाता है इसके लिए। ये डायग्राम बना देंगे तो एग्जामिनर, अगर आप थोड़ा थ्योरी कम भी लिखे होंगे ना, तो एटलीस्ट चांस है कि वो आपको इस डायग्राम को देख करके आपके मार्क्स नहीं काटेगा। अब क्योंकि इस स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का अगर आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई हैं, अगर अभी तक हम जो हम समझाए हैं, तो उसमें ये डायग्राम बनाना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट रह जाता है वो यही रह जाता है कि क्या क्या याद है आपको, कितना कितना। तो ब्रॉडली भी अगर आप बता देंगे ना, 3-4 चीज़ें भी अगर आप बता देंगे, तो फिर आपका जो इंप्रेशन होता है कॉपी का वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं कि ये सीटिंग वाला जो आपका हाइट होता है 150 mm 0.15 मीटर, इसको इग्नोर करेंगे। रिमेनिंग जो है n इजिकल टू नंबर ऑफ ब्लोज पर 0.3 मीटर्स, मतलब इस 300 mm में अंदर जाने के लिए जितने नंबर ऑफ ब्लोज हमारे आ रहे हैं वो हम लोग काउंट में लेंगे, ठीक है। उसके बाद हॉलो सैम्पलर ड्राइवन, ये सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए, हम इसको हटा देंगे, अभी हम नहीं हटाए हैं। आपको अभी एक बार हम पूरा डायग्राम दिखा करके समझा देंगे, जब नोट्स मिलेगा ना तो ये सारी चीज़ों को हम इरेज कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों को, क्योंकि ये जो डायग्राम है ना इसमें जो डेटाज दिए हुए हैं ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से बताए हुए हैं। तो अब इंडियन स्टैंडर्ड में भी ये 63.5 यूज़ होता है, ये फॉलिंग हाइट 0.76 मीटर होता है, ये 150 mm होता है, मगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके फ़िलहाल काम के नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो अभी डिप्लोमा लेवल पर भी आपको नहीं जानने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको हटा देंगे। आप जो पढ़ रहे हैं वो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एज़ पर IS कोड पढ़ रहे हैं, तो IS कोड में यही वैल्यू जो आपके नोट्स में रह जाएंगे, जैसे ये 63.5 वाला, ये एनविल, ये आपका ड्रिल रॉड, ये आपका, इसको छोड़ दीजिए, ये आपका सीटिंग, ये आपका नंबर ऑफ ब्लोज, स्टार्टिंग में इतना आएगा, सेकंड में इतना आएगा और थर्ड में इतना आएगा। ये सारी चीज़ें इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स में आपको मेंशन्ड है, तो वहीं के रेफरेंस से ही सारे नोट्स आपके बनते हैं, चाहे बुक्स में बने चाहे हम लोग भी प्रिपेयर करें, तो हम लोग भी इंडियन स्टैंडर्ड कोड का ही रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। अब इसको करते कैसे हैं, अब इसका प्रोसीजर, सारी चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी कि पहले हम लोग क्या करेंगे, बोर होल बनाएंगे, बोर होल बनाने के बाद हम लोग सिस्टम को सेट करेंगे, सिस्टम सेट करने के बाद हम लोग हैमर को ड्रॉप करेंगे। जब 150 mm का पेनिट्रेशन होगा उतना दूर तक का काउंट को इग्नोर करेंगे और बाद के 300 mm के काउंट को यूज़ करेंगे। अब उसको थियोरेटिकली पढ़िए कि कैसे एग्जाम में लिखा जाता है। द टेस्ट इज कंडक्टेड इन अ बोर होल बाई मीन्स ऑफ ए स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैम्पलर, ठीक है। वंस द ड्रिलिंग इज डन, पहले हम लोग क्या कहते हैं, बोर होल तो बनाएंगे ना, तो पहले हम लोग ड्रिलिंग करेंगे। जिस डिजायर्ड डेप्थ का हम लोगों को प्रॉपर्टी जानना है उस जगह पे पहले हम लोग ड्रिलिंग करके पहुंच के होल बना लेंगे। वंस द ड्रिलिंग इज डन टू द डिजायर्ड डेप्थ, द ड्रिलिंग टूल इज रिमूव्ड एंड द सैम्पलर इज प्लेस्ड इनसाइड द बोर होल। जब हम लोगों का ड्रिलिंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग ड्रिलर को निकाल लेते हैं, उसका सारा इंस्ट्रूमेंट निकाल लेते हैं और हम लोग उसमें क्या करते हैं, अपना स्प्लिट स्पून सैम्पलर को उसमें पुट करते हैं। By means of a drop hammer of 63.5 kg mass falling through a height of approximately 750 mm, exact 750 नहीं होगा, approximately होगा क्योंकि 762 mm के आसपास होता है, at the rate of 30 blows per minute। आखिर वेट भी देना है तो कैसे देंगे, जल्दी जल्दी करके 40-50 दे देंगे, तो उसका एक स्टैंडर्ड तरीका IS कोड बताता है कि 1 मिनट में 30 ब्लोज देना है। अब अगर 150 mm का पेनिट्रेशन 10 ब्लोज में ही हो गया तो इसका मतलब है कि 1 मिनट के अंदर ही आपका 150 mm पेनिट्रेशन हो गया। आप ऑब्वियसली इतना जल्दी पेनिट्रेशन हुआ है तो आप वैसे ही बता सकते हैं कि सॉइल का रिलेटिव डेंसिटी क्या है, कम है, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता तो वॉइड कम होता, वॉइड कम होता डेंसिटी ज़्यादा होता, सारे सॉइल्स कॉम्पैक्टेड होते तो पेनिट्रेशन में टाइम लगता। जल्दी होने से एक चीज़ वहीं पे क्लियरली पता चल जाता है कि सॉइल में वैल्यूज तो कुछ ना कुछ हम लोगों का कम ही आने वाला है। अब फिर बाकी टेस्ट फिर आगे कंटिन्यू किया जाता है। द सैम्पलर इज ड्रिवन इनटू द सॉइल, 30 ब्लो पर मिनट के हिसाब से हम लोग 750 mm के हाइट पे 63.5 kg का हैमर स्प्लिट स्पून सैम्पलर के पूरे सेटिंग पे जो एनविल है उस पर मारेंगे और हम लोगों का सैंपल जो होगा जो ग्राउंड में इंसर्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ ब्लोज ऑफ हैमर रिक्वायर्ड टू ड्राइव ए डेप्थ ऑफ 150 mm इज काउंटेड। हर 150 mm के डेप्थ के हिसाब से हम लोग नंबर ऑफ ब्लोज हैमर का काउंट करते हैं।
फर्दर इट इज़ ड्रिवन बाई 150 mm एंड द ब्लोज आर काउंटेड। फिर से दोबारा 150 mm और आ जाएगा, फिर ब्लो काउंट करेंगे, फिर उसके बाद फिर से 150 mm जाएगा, ब्लो काउंट करेंगे। मतलब 3 बार 150 150 150 करके वैल्यू लेंगे, एक ही बार में 450 mm का वैल्यू नहीं ले लेना है, ठीक है। द नंबर ऑफ ब्लोज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट 150 mm नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, बता चुके हैं। The number of blows recorded for last two 150 mm intervals are added to give the standard penetration number, कि कितना हम लोगों का n का वैल्यू आया, कितने हैमर के ब्लो में हम लोगों का इंसर्ट जो पेनिट्रेशन है वो 300 mm हो गया। ध्यान रखना है कि ये जो हम लोग निकाले स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर, ये क्या होगा, इम्पेरिकली कोरिलेट होगा। ये डायरेक्टली ये n का वैल्यू नहीं यूज़ होता है। ये एग्जाम्स वगैरह में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछेगा कि न करस्पॉन्डिंग टू पहला 150 mm इतना हैमर ब्लो आया, दूसरे में इतना आया, तीसरे में आया इतना आया, एसपीटी नंबर कितना हुआ, तो वहाँ से हम लोग एसपीटी नंबर डायरेक्टली बता देते हैं कि लास्ट दो वाले का ऐड करके एवरेज ले लेंगे, वो हम लोगों का हो जाएगा। क्योंकि पहले 150 सेकेंड 150 में हो सकता है 40 आए, थर्ड वाले 150 में हो सकता है 60 आए, तो एवरेज एसपीटी बताना है ना, तो वो हुआ 50। अब अगर उसको कहीं पे यूज़ करना है तो इम्पेरिकली उसको कोरिलेट करना पड़ेगा कि 300 mm के कॉरस्पॉन्डिंग 50 हैमर ब्लो लगा है, उस हिसाब से फिर आपको आगे वो इम्पेरिकली उसका ग्राफ वगैरह बनेगा, वो सारी चीज़ें होंगी। डायरेक्टली इस हैमर के 150 से हम लोगों को क्या पता चला, मान लीजिए अगर हमको आया हैमर का ब्लो 15 आ गया और किसी और को, किसी दूसरे सिटी में किसी और इंजीनियर को उसका 35 आ गया, उसको क्या पता कि 15 और 35 में कौन सा वाला वैल्यू कम है, किसको ज़्यादा बोलते हैं। हो सकता है मेरा 0 to 3 का वैल्यू ही बहुत कम माना जाता हो, 15 को बहुत हाई माना जाता हो सकता है आपका 0 to 35 को बहुत लो माना जाता हो, 150 से ऊपर वाले को बहुत हाई माना जाता हो। तो कोई बेंचमार्क रहेगा तभी तो आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे ना। आपको जो ये निकला हथौड़ा का जो आपका पेनिट्रेशन करने के लिए जो इतना आप ब्लो दिए, वो वाले को आप n बोले। अब n का वैल्यू लो है कि मीडियम है कि हाई है, कितना n का वैल्यू जो है आपके किस में काउंट होता है, उसके लिए इम्पेरिकली कोरिलेट करना पड़ेगा। अगर रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं दूसरा तरीका होगा, अगर फाई निकाल रहे हैं तो दूसरा तरीका होगा, अगर आप अपना स्ट्रेटम का डेप्थ निकाल रहे हैं कि हार्ड स्ट्रेटम कहाँ पे है, तो उसी तरीके से वो अपना कोरिलेट किया जाएगा। कोरिलेट का मतलब है कि जो चीज़ निकालना है उसके लिए हर साइंटिस्ट ने कुछ आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दिए हैं। जैसे मान लीजिए रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो वो बताएगा ना कि आपको 0 to 5K के बीच में अगर आपका n का वैल्यू है तो रिलेटिव डेंसिटी आपका जो है वो 10% है, 6 से लेकर के 10 के बीच में है तो 15% है। कुछ इस तरीके से बताएगा तभी तो आपको रिलेट कर पाएंगे। तो हैमर का ब्लोज आपको डायरेक्टली एसपीटी नंबर बता देता है। एसपीटी नंबर को कभी यूज़ करना है तो हम लोगों को अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग वैल्यूज़ चाहिए होंगे ताकि हम लोग बता सकें कि हमारा वैल्यू ठीक आया कि गलत आया। एन किसको बोलते हैं, एन नंबर ऑफ ब्लोज को बोलते हैं फॉर 150 mm पेनिट्रेशन सिटिंग ड्राइव ऑफ बियॉन्ड 150 mm। कहने का मतलब है कि ये एक्चुअली लिखने में गलत हो गया, नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड फॉर 150 mm पेनिट्रेशन फॉर 2 लेयर्स होगा और एक्सक्लूडिंग सिटिंग ड्राइव ऑफ 150 mm। हम इसको करेक्ट कर देंगे, नोट्स में इस तरीके से आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये बुक से जब रेफरेंस लिया जाता है तो जल्दी जल्दी जब नोट्स बनाना होता है तो पहले टाइप कर देते हैं, फिर बाद में उसको अपने वर्ड्स में चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अपने वर्ड्स में चेंज करने में कई बार जल्दी जल्दी में क्या होता है, ये सब मिस्टेक हो जाता है। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ ब्लोज है किसके कॉरस्पॉन्डिंग, लास्ट 300 mm के कॉरस्पॉन्डिंग, जो 150 mm आपको पर लेयर इंटू 2 जो नीचे वाले 2 लेयर्स है, सिटिंग वाले लेयर्स को हम लोग इग्नोर कर देंगे। इफ़ द नंबर ऑफ ब्लोज फॉर 150 mm ड्राइव एक्सीड्स 50, अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन 50 आता है, इट इज़ टेकन एज रिफ्यूज़ल एंड द टेस्ट इज़ डिसकंटिन्यूड। अगर आपका ग्रेटर आ गया, 50 आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपका जो टेस्ट है वो कुछ गलत हो गया है। अब ये किसी साइंटिस्ट ने एक वैल्यू दिया होगा कि 50 वैल्यू से ज़्यादा जो है वो हम लोगों का नहीं आना चाहिए। इसका मतलब आपको एक रेंज समझ में आया कि सारे एसपीटी 0 to 50 के अंदर में ही कहीं ना कहीं लाया करते होंगे। ऐसा नहीं है कि आप 1 मीटर का डेप्थ में गए और वहाँ पे आपको पेनिट्रेट करने के लिए 150 mm जाने के लिए आपको ये 100, 150, 200 आपको हैमर के ब्लोज देने पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एसपीटी मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 जा सकता है, ठीक है, याद रख लेना है। ये आईएस कोड का रेफरेंस हुआ, किसी न किसी साइंटिस्ट के रेफरेंस को ही आईएस कोड मानता है। द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर जो एसपीटी नंबर आप निकाले हैं वो करेक्ट किया जाता है डायलेटेंसी करेक्शन और ओवरबर्डन करेक्शन के लिए। याद रखना है पहले ओवरबर्डन करेक्शन होगा,
हम यहाँ लिख देंगे करेक्ट करके, लेकिन पहले ओवरबर्डन होगा, उसके बाद डायलेटेंसी होगा। आप एन नॉट निकाले सबसे पहले जो आप एसपीटी टेस्ट किए, कुछ आपको पता लगा, ऐसा लगा कि सही गलत होना चाहिए, आप क्या करेंगे N1 निकालेंगे। N1 जो होगा वो ओवरबर्डन के लिए पहले करेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये आप निकाले, आपका आया ये 12, फिर आप जब करेक्ट किए तो ये वाला वैल्यू आ गया 14, फिर जब इसको करेक्ट किए तो ये वाला वैल्यू आ गया 16, तो फिर 16 आपका क्या होगा, फाइनल हो जाएगा। तो पहले इनिशियल वाले ऑब्जर्व वाले में ओवरबर्डन करेक्शन होगा, उसके बाद उस वाले में फिर डायलेटेंसी करेक्शन होगा। Before the SPT values are used in empirical correlations and in design charts, the field and value have to be corrected as per IS 2131, जिसके अकॉर्डिंगली हम आपको ये थ्योरी बता रहे हैं कि आपको SPT वैल्यू इससे पहले कि आप कहीं यूज़ कीजिए किसी भी empirical correlation में, पहले आप जैसे अभी हम आपको बोले ना रिलेटिव डेंसिटी के लिए आपको एक चार्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली उस वाले वैल्यू को सीधे इस चार्ट में जाके पुट कर देना है। आपको पहले चेक करना है ओवरबर्डन और डायलेटेंसी करेक्शन के लिए। अगर वो अप्लाई होता है तो करेंगे, नहीं अप्लाई होता है नहीं करेंगे। तो ओवरबर्डन तो हर जगह अप्लाई होता ही है, डायलेटेंसी देखना पड़ता है कि अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब फाइनल वैल्यू आ जाएगा करेक्ट होगा के, तब उसको यूज़ करेंगे हम लोग किसी भी तरह के वैल्यूज़ को निकालने में। ठीक है, तो ओवरऑल आपका अभी तक का जो समरी था वो यही था कि आपको एसपीटी टेस्ट 450 mm पेनिट्रेशन के लिए करते हैं, पहला 150 इग्नोर करते हैं, लास्ट का 150 mm का जो वैल्यू होता है वो लेते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना हैमर का ब्लो लगता है, 63.5 kg का हैमर होता है, 762 mm के हाइट्स उसको ड्रॉप करते हैं, और उसके बाद पहला 150 छोड़ के बाकी के रिमेनिंग के लिए जितना आपको हैमर का ब्लो लगता है उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। उसमें ओवरबर्डन करेक्शन और पेनिट्रेशन डायलेटेंसी करेक्शन लगाना पड़ता है। ओवरबर्डन करेक्शन तो हमेशा लगेगा, डायलेटेंसी करेक्शन के लिए देखना पड़ता है कि वो लगेगा कि नहीं लगेगा। एसपीटी टेस्ट का वैल्यू जो एन का वैल्यू है वो आपको किसी भी हाल में 50 से ऊपर नहीं जा सकता है। ये यहाँ तक हम लोग समझे। कैसे करते हैं तो वही आपको तरीका बता दिए कि आपको एक एक करके पहले उसको ड्रिलिंग करना है, बोर होल बनाने के बाद स्प्लिट स्पून सैम्पलर उसमें पुट कर देना है, फिर ऊपर से हैमर को उसमें ड्रॉप करना है, ड्रॉप करने से पेनिट्रेशन का वैल्यू मिलेगा। जैसे ही आपको गेज से पता चल जाएगा कि 150 mm का पेनिट्रेशन हो चुका है, वैसे ही आप क्या करेंगे, काउंटिंग जितना होगा एन का जो हैमर का वो आप काउंट करके रख लेंगे। अभी तक में सारा एसपीटी टेस्ट यही था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका एसपीटी टेस्ट। अब क्योंकि आप करेक्शन की बात की है तो आपको ओवरबर्डन करेक्शन और डायलेटेंसी करेक्शन ये दोनों भी पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में हो सकता है आपको पूछ ले थ्योरी क्वेश्चन में कि व्हाट आर द करेक्शंस इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, तो फिर आपको सिर्फ यही दो बताना होगा। थोड़ा सा एसपीटी का स्टार्टिंग का वो जो 3-4 पॉइंट हम आपको बताए वो लिख दीजिए और बता दीजिए कि इसमें करेक्शंस करना पड़ता है, और फिर ये 2 करेक्शंस को एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर एसपीटी 6 मार्क्स में पूछता है तो फिर ओवरबर्डन करेक्शन डायलेटेंसी करेक्शन बताइए एक्सप्लेन करके। अगर नहीं पूछता है, 4 मार्क्स में पूछता है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ओवरबर्डन करेक्शन बस नाम बता दीजिए, उसके नीचे उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, फिर डायलेटेंसी करेक्शन नाम बताइए, उसके नीचे उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, छोड़ दीजिए। ये सारे थ्योरी 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर एसपीटी और उसका प्रोसीजर पूछता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोसीजर में आप बता दिए कि 2 तरीके का करेक्शन होते हैं, काफ़ी है। फिर भी थोड़ा सा मार्क्स गेन करने का कहीं पे कोई चांस ना बचे कटने का, इसलिए आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज भी लिख दीजिए, जो अभी हम आपको फॉर्मूलाज दिखाएंगे। बहुत इजी फॉर्मूलाज है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब जो आपका जो एन वैल्यू निकल के आया कोहेजनलेस सॉइल के लिए, वो आपका करेक्ट होगा ओवरबर्डन के लिए। कैसे क्या करेक्ट होगा वो सारी चीज़ों को पढ़िए। जो ग्रैनुलर सॉइल होते हैं, बालू वगैरह जो होता है, उसमें ओवरबर्डन जो होता है वो क्या करता है, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है। कैसे, उसको समझिए। आपका एक सॉइल है, इस सॉइल में मान लीजिए आप इतना सा बोर होल किए, ठीक है। अब आप यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, ये जो आपका सॉइल है ना, ये क्या करता है, ये एक्चुअली में सॉइल जो आपका हाइट है ओवरबर्डन का, अगर वो ग्रेवल हुआ फॉर एग्जांपल, तो वो इस तरीके से आपको अंदर की तरफ एक प्रेशर लगाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कन्फाइनिंग प्रेशर। वो उसको कन्फाइन करना चाहता है, जकड़ना चाहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार जो वैल्यूज़ है ना वो आपको बढ़ करके आते हैं, मतलब इतना ही पेनिट्रेशन होने के लिए ज़्यादा हथौड़ा मारना पड़ता है इस कन्फाइनमेंट की वजह से। और ये हर बार होगा क्योंकि आपका सॉइल हर बार आप कुछ डेप्थ में करेंगे, हर बार आपके इसके ऊपर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर डिपेंड करता है कहाँ पे आप कर रहे हैं, उतना सॉइल अवेलेबल रहेगा। तो ओवरबर्डन करेक्शन जो होगा वो हर बार अप्लाई होगा।
क्यों होता है ओवरबर्डन करेक्शन ये समझा दिए कि आपको ये कन्फाइनिंग प्रेशर जो क्रिएट करता है उसके वजह से हम लोगों को, अब किसी किसी सॉइल में होता है, किसी किसी सॉइल में नहीं होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, तो हम लोगों का अच्छा जितना डेप्थ पे जाते जाएंगे उतना ये कन्फाइनिंग प्रेशर में वेरिएशन आता रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है हम लोगों के पास, हम लोग उस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं और एक एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, ओवरबर्डन प्रेशर का इफेक्ट जो है वो ले लेते हैं, क्योंकि अब एग्जैक्टली ये लीनियर पाथ तो फॉलो करेगा नहीं। ठीक है, अब पढ़िए, इफ टू सॉइल्स हैविंग सेम रिलेटिव डेंसिटी बट डिफरेंट कन्फाइनिंग प्रेशर्स आर टेस्टेड, दो सॉइल जिसका रिलेटिव डेंसिटी तो सेम है मगर कन्फाइनिंग प्रेशर अलग अलग है और वो आपको कुछ आसपास में ही है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस तरीके से है। ठीक है, द वन विथ अ हायर कन्फाइनिंग प्रेशर गिव्स ए हायर पेनेट्रेशन नंबर, जितना ज़्यादा उसको जकड़ के रखेंगे, हायर कन्फाइनिंग प्रेशर देंगे, उतना ज़्यादा उसको हैमर का ब्लो लगेगा इंसर्ट करने में। एज द कन्फाइनिंग प्रेशर इन कोहेजनलेस सॉइल इंक्रीजेज विद द डेप्थ, कन्फाइनिंग प्रेशर जो है ये आपका डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज करता रहता है। ऑब्वियसली जितना आप सॉइल में नीचे की तरफ जाते हैं उतना आपको प्रेशर जो है वो ज़्यादा दिखेगा। जितना आप हैमर को, नेल को, आप किसी भी चीज़ को ग्राउंड में इंसर्ट करेंगे, स्टार्टिंग में आप अपने क्रिकेट के विकेट को आप जब आप उसको इंसर्ट करते हैं स्टार्टिंग में वो बहुत अंदर चला जाता है इनिशियल आपको हैमर्स में, और बाद में जब आप उसको बैट से आप उसको पुश करते हैं तो वो जल्दी नहीं जाता है। तो वो क्या है, कन्फाइनिंग प्रेशर है। कन्फाइनिंग प्रेशर की वजह से आपको हथौड़ा मारने में बहुत ज़्यादा हथौड़ा का इस्तेमाल होना पड़ा, जो कि एक्चुअल नहीं है। सही डेटा वो होगा ना जो फ्री रहेगा इन सारी चीज़ों से। तो क्योंकि आपका वैल्यू जो है एन का वो ज़्यादा आ गया तो थोड़ा सा वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करेंगे वो उस फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे, द वन विद हायर कन्फाइनिंग प्रेशर गिव्स ए हायर पेनिट्रेशन नंबर एज द कन्फाइनिंग प्रेशर इन कोहेजनलेस सॉइल इंक्रीजेज विद द डेप्थ, द पेनिट्रेशन नंबर फॉर सॉइल्स एट शैलो डेप्थ इज अंडर एस्टिमेटेड एंड दैट एट ग्रेटर डेप्थ इज ओवर एस्टिमेटेड। जो आपका कन्फाइनिंग प्रेशर होता है, जो पेनिट्रेशन नंबर जो आप निकालते हैं एन, वो शैलो डेप्थ में आपका क्या हो जाता है कि थोड़ा आपको कम हो जाता है और ज़्यादा वाले पे क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर को क्या करते हैं, अंडर द फ्रॉम फील्ड टेस्ट अंडर डिफरेंट इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर आर करेक्टेड टू ए स्टैंडर्ड इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। ये जो डिफरेंट आपका ओवरबर्डन प्रेशर आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक इफेक्टिव वैल्यू में, स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज कर देंगे। 150 mm के पेनिट्रेशन जाने के लिए पहला 50, दूसरा 50, तीसरा 50 में अलग अलग वैल्यूज़ आ सकता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब ये फॉर्मूला कौन दिए थे, तो ये फॉर्मूला दिए थे गिब्स एंड हॉल्ट्स। ठीक है, अब गिब्स एंड हॉल्ट आपको बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए थे। जो आपको पढ़ना है, आपको आईएएस कोड के अकॉर्डिंग पढ़ना है, आपको पढ़ना है जो आपके डिप्लोमा लेवल पे और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एसएससी वगैरह का होगा उन सब में आपको सिर्फ यही वाले फॉर्मूलाज को पढ़ना है। जब आप बीटेक में जाएंगे तो फिर आपको एक फॉर्मूला और बताया जाएगा जो कि आपको होगा पेक का फॉर्मूला, तो वो कहलाएगा पेक्स फॉर्मूला। ये क्या है, गिब्स एंड हॉल्ट्स फॉर्मूला है। ठीक है, एग्जाम में ये लिख देंगे, ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा कि आप ये जो ओवरबर्डन करेक्शन निकाल रहे हैं इसने किसने दिया था ये फॉर्मूला, तो ये गिब्स एंड हॉल्ट्स में दिया था 1957 में। ठीक है, ये क्या है कि जो करेक्टेड वाला ओवरबर्डन प्रेशर आप जो एसपीटी नंबर निकालेंगे वो क्या होगा, जो इनिशियल आप निकाले थे उसमें कुछ करेक्शन, तो कुछ करेक्शन क्या, 350 डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट बार प्लस 70, ये इम्पेरिकल एक फॉर्मूला दिए वो। अब सिग्मा नॉट बार क्या है, ये है आपका सॉइल का प्रेशर। ये सिग्मा नॉट जो है, सिग्मा नॉट बार, ये आपका क्या है, सॉइल का प्रेशर है। सॉइल का आप कह सकते हैं बियरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी है। अब मान लीजिए आपके सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, 250 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 320। तो 350 डिवाइडेड बाई 320, ये वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगा, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एन का वैल्यू जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको क्या होगा, 280 से आपको ये ज़्यादा, जब अगर आपका सॉइल का सिग्मा नॉट बार है तो फिर ये इफेक्टिव नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ 280 या उससे नीचे वाले जो सिग्मा नॉट बार का वैल्यूज़ है उसके लिए एप्लीकेबल होगा, याद रख लेना है एज इट इज़। ठीक है, अब ओवरबर्डन करेक्शन को हम लोग पहले लगाएंगे, उसके बाद ही हम लोग डायलेटेंसी करेक्शन लगाएंगे।
अब डायलेटेंसी करेक्शन क्या होता है? डायलेटेंसी करेक्शन हम आपको बताया कि वाटर टेबल का जो इफेक्ट है उसको काउंट करता है। सिल्टी फाइन सैंड्स या फिर जो फाइन सैंड्स दोनों टाइप के जो सैंड्स है बिलो द वाटर टेबल डेवलप पोर वाटर प्रेशर विच इज़ नॉट ईजिली डेसिपेटेड। जो आपके बहुत कम गैप्स वाले जो सॉइल है, जो छोटे पार्टिकल्स हैं, तो छोटे पार्टिकल्स कौन होंगे? या तो फाइन सैंड, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो क्लोजली पैक्ड होंगे, या फिर आपको सिल्टी फाइन सैंड, जो फाइन सैंड के बाद क्या आता है? सिल्ट आता है, उसके बाद क्ले आता है फाइनर में। तो जो सिल्टी फाइन का मतलब क्या है कि उसमें सिल्ट का भी है इम्पैक्ट और सॉइल का भी, आपको फाइन सैंड का भी प्रॉपर्टीज है। तो सिल्टी फाइन सैंड, इसमें क्या होता है ना कि पानी जो आता है वो वाटर टेबल जब ऊपर आता है तो सॉइल्स में एक पोर वाटर प्रेशर आ जाता है। पोर वाटर प्रेशर मतलब कि वाटर का प्रेशर भी सॉइल के साथ में आपका ऐड हो जाता है। अब वो क्योंकि पोर्स में आपको पानी छुपा हुआ है तो वो पोर वाटर प्रेशर कहलाता है। और वो पोर वाटर प्रेशर को आप हटा नहीं सकते हैं। अगर आपके सॉइल जहाँ पे आप टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे अगर वाटर टेबल ऊंचा है तो जिस सॉइल में आप पेनिट्रेशन कर रहे हैं उसमें एक्चुअली में क्या है? पोर वाटर प्रेशर भी डेवलप हुआ हुआ है। और पोर वाटर प्रेशर का इफेक्ट को आपको इग्नोर करना है। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोगों को टरजागी और पेक ने मिल करके एक ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को दिया। ठीक है, द पोर प्रेशर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल। ऑब्वियसली जब सॉइल में पानी आपको सेचुरेटेड है तो वो क्या करेगा? पेनिट्रेशन को, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देगा तो हेंस द पेनिट्रेशन नंबर इंक्रीजेस। पेनिट्रेशन नंबर आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब ये एक्चुअल तो है नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा कि ये पानी की वजह से आया है ना, एक्चुअल वाले की वजह से क्या होता? तो वो थोड़ा कम होता। तो अब हम लोगों को क्या करना है? टरजाकी और पेक का ये फॉर्मूला जो है इसको यूज़ कर लेना है। अब मान लीजिए ये एन ई क्या है जो आप अभी निकालेंगे, जो ये डायलेटेंसी करेक्शन करने के बाद मान लीजिए आपका ये वैल्यू जो है वो 15 से ग्रेटर आता है। जो ये टेस्ट हम लोग तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपका एन का वैल्यू 15 से ज़्यादा आता है। अगर आपका एन का वैल्यू 14 आया ओवरबर्डन करेक्शन करने के बाद तो फिर डायलेटेंसी करेक्शन नहीं करना है। अगर 15 से ज़्यादा आया, 16, 17, 18 आया तो फिर आपको डायलेटेंसी करेक्शन करना है। तो इसीलिए ओवरबर्डन प्रेशर तो करेक्शन तो हमेशा होगा, ये हर एसपीटी टेस्ट करेंगे ओवरबर्डन करेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन डायलेटेंसी करेक्शन कभी कभी होगा, और वो कब होगा ये पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, एसबीटी कि डायलेटेंसी करेक्शन इज अप्लाइड व्हेन n इज ग्रेटर देन 15, n इज लेस देन 15, इक्वल टू 15, इस तरीके से पूछेगा। तो जब भी n आपका 15 से ज़्यादा होगा तभी होगा। अभी ये वेरीफाई हो जाएगा कैसे? फॉर्मूला क्या है? 15 प्लस हाफ इंटू n माइनस 15। मान लीजिए n का वैल्यू 15 ही ले लेते हैं तो 15 माइनस 15 0। ओवरऑल करेक्शन क्या होगा? कुछ भी नहीं। मान लीजिए ये 14 रह गया तो ये क्या होगा? माइनस में आ जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा तो उल्टा और क्या होगा? 15 से कम हो जाएगा। इसीलिए ये 15 से कम वाले वैल्यूज़ में काउंट ही नहीं होता है। मान लीजिए आपका वैल्यू आया 16, 16 माइनस 15 1, 1 और हाफ, तो ये कितना हो गया? हाफ हो गया। तो 15 प्लस 0.5, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। इसके दो करेक्शंस होते हैं, ओवरबर्डन करेक्शन, डायलेटेंसी करेक्शन। इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, थ्योरी में पूछे जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बढ़ बढ़ के। एसपीडी टेस्ट से हर एक एग्जाम में अगर इस यूनिट से कोई क्वेश्चन पूछना है तो चांसेस रहते हैं 60% 70% की एसपीडी पूछ लेगा जेईई लेवल पे। तो इसलिए इस वाले टेस्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब कुछ बेसिक्स लास्ट के थ्योरी है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है और क्या क्या आपके एडवांटेजेस हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या देख लीजिए। स्प्लिट स्पून सैम्पलर मस्ट बी इन ए गुड कंडीशन। ऑब्वियसली वो अच्छे कंडीशन में नहीं रहेगा तो सही पेनिट्रेशन का वैल्यूज नहीं आएगा। द कटिंग शू मस्ट बी फ्री फ्रॉम वियर एंड टियर। जो स्प्लिट स्पून सैम्पलर का नीचे में ये जो इस तरीके से जो कटिंग वाला टूल है ये आपका सही से होना चाहिए, वियर एंड टियर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर इस तरीके से वियर एंड टियर इसमें हो चुका होगा तो पेनिट्रेट करने में इसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल गया तो ज़्यादा टाइम लगाएगा तो गलत रिजल्ट आएगा। द हाइट ऑफ फॉल मस्ट बी 750 mm, इससे कम नहीं होना चाहिए। एनी चेंज फ्रॉम दिस विल अफेक्ट द एन वैल्यू। अगर आप बहुत कम हाइट पे गिरा देते हैं, 450 पे ही हैमर ड्रॉप करते हैं तो एन वैल्यू में इफेक्ट आ जाएगा, तो ध्यान रखना है। द ड्रिल रॉड्स यूज मस्ट बी इन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब वो इस तरीके से ऐसे कुछ टेढ़ा नहीं हो, कोई इसमें ऐसे करके बल्जिंग नहीं आया हुआ हो, ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। बेंट ड्रिल रूट्स रॉड्स आर नॉट यूज। बेंट वाले बार्स को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्ट्रेट वाला ही चाहिए। बिफोर कंडक्टिंग द टेस्ट द बॉटम ऑफ द बोर होल मस्ट बी क्लीन। अब जब आप ड्रिलिंग किए थे, मान लीजिए ड्रिलिंग करने के बाद सॉयल का बॉटम कुछ ऐसा है, तो आपको क्या करना होगा कि इसको एक तो आप शेप देंगे परफेक्ट और क्लीन करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी पेनिट्रेशन को इफेक्ट कर सकता है वैल्यूज़ वो सारी चीज़ें आपकी हट जाए उसमें से।
अब उसके बाद छोटा सा टॉपिक एडवांटेजेस। दिस टेस्ट इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल ऑब्वियसली। द टेस्ट प्रोवाइड्स रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स फॉर विजुअल इंस्पेक्शन, क्लासिफिकेशन टेस्ट एंड फॉर मॉइस्चर कंटेंट। जो हम लोग टेस्ट करते हैं उससे क्या होता है ना कि हम लोग सॉइल का एग्जैक्ट जो नीचे जो सॉइल अवेलेबल है उसको हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। हम लोग अपने बहुत सारे टेस्ट के लिए, मॉइस्चर कंटेंट वगैरह के टेस्ट के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सॉइल के स्प्लिट स्पून सैंपलर में गैप है तो उससे हम लोगों को क्या होगा, सॉइल मिल सकता है। 50 ग्राम 100 ग्राम का तो सॉइल रिक्वायर्ड होता है ओवन ड्राइंग मेथड करने के लिए, तो बस उतना ही सॉइल लेना है, कोई 1 किलो तो करना नहीं है। तो वो सारे हमको क्या होते हैं, स्प्लिट स्पून सैंपलर से मिल जाते हैं। एक्चुअल सॉइल बिहेवियर इज ऑब्टेन थ्रू एसपीटी वैल्यूज। एसपीटी वैल्यूज से सॉइल का एक्चुअल कंडीशन और खास करके कोहेजनलेस सॉइल का एक्चुअल कंडीशन मिल जाता है। करने को ये किसी भी सॉइल के लिए कर सकते हैं, मगर कोहेजनलेस सॉइल में करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको किसी और तरीके से निकाला नहीं जा सकता है। बाकी क्ले वगैरह सॉइल्स के लिए तो बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं निकालने के लिए। द मेथड हेल्प्स टू पेनेट्रेट डेंस लेयर्स एंड फिल्स। हम लोग अर्थ का जब हार्ड स्ट्रेटम फाइंड करना चाहते हैं तो डेंस लेयर्स को भी आपको पेनेट्रेट कर देता है, क्योंकि बहुत पतला, बहुत छोटे साइज़ का आपका सैम्पलर होता है, तो पेनेट्रेशन होने में उसमें आसानी हो जाता है। टेस्ट कैन बी अप्लाइड फॉर वैरायटी ऑफ सॉइल कंडीशन। किसी भी तरह के सॉइल कंडीशन में आप एसपीटी टेस्ट कर सकते हैं। कोहेजनलेस सॉइल में प्रीफर किया जाता है इसको, ठीक है। तो ये है हम लोगों का एसपीटी टेस्ट का एडवांटेजेस। अब कुछ साथ में डिसएडवांटेजेस भी है, वो भी पढ़ लीजिए। द रिजल्ट्स विल वेरी ड्यू टू एनी मैकेनिकल और ऑपरेटर वेरिएबिलिटी। अब ऑपरेटर मान लीजिए बात करते हुए अगर टेस्ट कर रहा है, अब वो 750 की जगह 730 mm ही उसको मान लीजिए ले जा रहा है, तो ये सब डिसएडवांटेज है इसमें कि आपका जो ऑपरेटर है वो उसके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके सिंसियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है ये सारा टेस्ट, ठीक है। टेस्ट इज़ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग तो है, और क्योंकि अब वो पेनिट्रेशन कितने देर में होगा वो उसमें टाइम लगता है, सेट करने में इसको टाइम लगता है। कॉस्टली है क्योंकि इसका जो पूरा सेटअप होता है वो सेटअप कॉस्टली हो जाता है। द सैम्पल्स रिट्रीव फॉर टेस्टिंग इज डिस्टर्ब्ड। आप कहीं और ले जा करके उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सॉइल को ले गए कहीं और तब स्प्लिट स्पून सैम्पलर से निकाले तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जिसमें अनडिस्टर्ब सॉइल चाहिए होता है वहाँ आपको ये साइट पे जो करना होगा वही कर सकते हैं। लैब वाले के लिए एसपीटी टेस्ट से आप सैंपल नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। द टेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम एसपीटी कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड। अब आप मान लीजिए कि n का वैल्यू निकाले 15, अब 15 को उठा करके आप कहीं पे जाके यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आपको वहाँ चला कि कोई प्रॉब्लम है, तो आप वापस से डेटा को ना फिर छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, फिर दोबारा टेस्ट ही करना पड़ेगा जाके, वो भी दूसरे जगह पे एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उस जगह पे तो हो चुका है ना। अब वो पेनिट्रेशन जब हो चुका है तो वहाँ पे गैप आ चुका है, तो अब आप दोबारा वहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, डिसएडवांटेज है। द एप्लीकेशन ऑफ एसपीटी इन ग्रेवल्स, कॉबल्स एंड कोहेजिव सॉइल्स आर लिमिटेड। मेन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जो वो कोहेजन लेस सॉइल के लिए होता है। कोहेजन लेस सॉइल में भी वो सैंड के लिए, और सैंड में कोर्स सैंड, फाइन सैंड, सारे सैंड आ जाएंगे, और सिल्टी सैंड के लिए, इनके लिए इसको ज़्यादा यूज़ होता है। क्ले के लिए और ग्रेवल्स के लिए, कॉबल्स के लिए बहुत कम इसका एसपीटी टेस्ट का कोई सिग्निफिकेंस है, उनके लिए फिर दूसरा उपाय निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए। आज की क्लास को हम लोग अब यहीं पे एंड करते हैं। हम लोगों का जो बियरिंग प्रेशर वाला जो स्टोरी है, जो यूनिट नंबर 5 में आपको बियरिंग प्रेशर से रिलेटेड और जो टेस्ट पढ़ने थे, जो प्लेट लोड टेस्ट था, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट था, ये सारा यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट सिर्फ एक लेक्चर, उम्मीद करते हैं कि कल अगले वाले क्लास में एक लेक्चर में हम लोग अर्थ प्रेशर के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कशन कर लेंगे। सिर्फ थ्योरी है, थ्योरी जानना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है अर्थ प्रेशर से रिलेटेड। एक ही टॉपिक है मगर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस पे पूरा रिटेनिंग वॉल वाला कॉन्सेप्ट टिका हुआ होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज जब हम आपको एसपीटी टेस्ट पढ़ाए आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।